हेलो एवरीवन, मैं नील हूँ और आप देख रहे हैं इंडिगो सिविल सर्विसेज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि है हमारा कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से रिलेटेड। देखो, इस वाले कंटेंट को मैं जो शुरू कर रहा हूँ ये बाद में मेरे को शुरू करना था, लेकिन मैं अभी इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको मुझे अभी ही क्लियर करना है। बाद में हो सकता है, इट माइट ही पॉसिबल कि मेरे दिमाग से वो उतर जाए, तो शायद मैं थोड़ा कम एक्सप्लेन कर सकूं, इसलिए मैं इस कंटेंट को अभी ही पढ़ा दे रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता क्या है। देखो, सबसे पहले एक छोटा सा मैं बात बताना चाहूँगा, ये अपने दिमाग में माइंड मेकअप कर लो आप कि कंपेट्रोलर जिनको हम लोग नियंत्रक कहते हैं वो एक्चुअली इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं इंग्लैंड में। अब आप पूछोगे कि भाई ऐसा क्यों, इंग्लैंड में वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि इंग्लैंड की जो हमारी कंडीशन है, वहाँ का जो मतलब जो संविधान है वो थोड़ा सा अलग है हिंदुस्तान के संविधान से। हाँ, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि जो हमारा कैग है, कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको लिया गया है कहाँ से? इंग्लैंड से। लेकिन इंग्लैंड का जो तरीका है, इंग्लैंड में डेमोक्रेसी नहीं चलती है, इंग्लैंड में चलती है राजसी शासन, और हिंदुस्तान में चलता है क्या? डेमोक्रेसी। मतलब कि हमारे यहाँ जो नेता होते हैं वो भी हमारे से ही चुन के भेजे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पब्लिक का शासन चलता है। हाँ, शासन करने वाले जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो पब्लिक के ही कौन, मतलब जो आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि वो पब्लिक को ही कहाँ सेंटर में कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को हम लोग शुरू करें इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स होंगे बच्चों, जिसको हम अभी की क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। साथ में इसके साथ साथ कुछ ऐसे तथ्यों को भी समझने की कोशिश करेंगे जो एम लक्ष्मीकांत में नहीं दिया गया है, डीडी बसु में दिया गया है। मैंने वहाँ से भी कुछ कंटेंट को उठाया है और उसको ही मैंने आज की क्लास में इनरोल किया। और एक और छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, अगर आपके पास एम लक्ष्मीकांत की बुक नहीं है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर के आप एम लक्ष्मीकांत की बुक जरूर खरीदिए। टीएमएच की यह बुक बेस्ट एवर बुक है। आप खुद सोचो, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। आप खुद सोचो कि एक पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने प्रिसाइजली बहुत ही अच्छे तरीके से एकेडमिक्स और साथ साथ में यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट लेवल का कंपटीशन हो, चाहे वो एसएससी हो, हर जगह आपको ये काम आने वाला है। हाँ, ये बात अलग है कि जो यूपीएससी के कैंडिडेट्स होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो उनके अकॉर्डिंग और साथ साथ में स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग ये बेस्ट एवर बुक है। तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर आप, उस वीडियो को कह रहा हूँ, उस किताब को जरूर आप खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं। देखिए, कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में कहते हैं उसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो लोगो मैंने यहाँ पे डाला है ये कैग का ही लोगो है। ठीक है, आप इसको समझिएगा। 1860 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के टाइम में, और ये 2010 में ये लोगो को एम्बेड किया गया था, इसलिए 2010 इस पर लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वैसे कंपेट्रोलर ये जो पोस्ट है इसको हटा भी दिया गया है, हटाया नहीं गया है, ये एक्चुअली बस कहने का नाम मात्र का पोस्ट है। वैसे ऑडिटर जनरल ही होता है, लेकिन ये शुरू से जब हमारे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, फ्रेम किया गया था, उस समय से कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ही नाम से है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं करा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंटेंट को देखते हैं। ये रही हमारी इंडियन पॉलिटी की बुक। इस बुक को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जरूर खरीद लीजिएगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है बुक है आपके लिए। अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक आपके पास होना ही चाहिए, और मैक्सिमम टाइम इसकी रिवीजन ज़रूरत है आपको। ठीक है, ये बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है। अब कंटेंट शुरू करें। जैसा कि आप जानते हैं, हम कोई भी कंटेंट को शुरू करते हैं उससे पहले उससे रिलेटेड जितनी भी आर्टिकल्स है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल 148 है। आर्टिकल 148 एक्सप्लेन करता है कि हिंदुस्तान में एक कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा, जो कि देखा जाए तो एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफिसर रहेगा, जिसका मेन काम होगा हिंदुस्तान में होने वाले जो भी पैसे हैं, जो भी आपको हिंदुस्तान के लोगों के द्वारा, आवाम के द्वारा जो भी टैक्सेस दिया जाता है, जो भी टैक्स आपको जिस रूप से भी आए, इनकम टैक्स से आए, कस्टम्स से आए, सेंट्रल एक्साइज से आए, या फिर नॉन टैक्सल रेवेन्यूज जितने भी आते हैं, वो किस प्रकार से खर्च किया जाएगा, कौन खर्च करने का उसका कंडीशंस बनाएगा, वो कैग के अंदर बताया जाता है। ठीक है, कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अंतर्गत। ठीक है, और हाँ, कैग जो होगा वो सिर्फ सेंटर में नहीं बल्कि स्टेट में भी फंक्शनल होगा। एक ही वो पोस्ट रहेगी जो कि सेंटर
और स्टेट दोनों को कंट्रोल करेगी। ऐसा नहीं है कि स्टेट के लिए कोई अलग कैग की व्यवस्था होती है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप एक ही कैग याद रखिए, एक ही कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं जो सेंटर को और साथ साथ में हमारे स्टेट को भी गवर्न करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 149। देखो बच्चों ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताता है कि जो कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होंगे उनका काम क्या क्या होगा, वो किस प्रकार का काम करते हैं। वो अगर हिंदुस्तान में उनको कंपेट्रोलर या फिर ऑडिटर बनाया गया है, जनरल बनाया गया है, तो वो किस काम के लिए आया है, वो सारी की सारी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। उसके बाद उनकी शक्तियाँ, वो हिंदुस्तान के अकॉर्डिंग कैसे शक्तियों को रखेगा। वैसे कंपेट्रोलर पोस्ट मैंने आपको बताया है कि ये इंग्लैंड का पोस्ट है, क्योंकि इंग्लैंड में ऐसा होता है ना, देखो हिंदुस्तान में जब पूरा का पूरा मतलब साल खत्म हो जाता है, उसके बाद जो खर्च हुआ है उसको ऑडिट करते हैं कौन, हमारे नियंत्रक साहब, ठीक है, नियंत्रक और परीक्षक महोदय। लेकिन इंग्लैंड में वैसी बात नहीं होती है। इंग्लैंड में पैसा निकाल भी हो सकते हैं वहाँ के कैग, और पैसा को खर्च भी कर सकते हैं। तो मतलब दोनों पावर इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, तो वहाँ के जो कैग है, वहाँ की जो पावर मिली हुई है वो अलग है। आप उसको कभी भी हिंदुस्तान के कैग के साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि हिंदुस्तान में जो सिक्योरिटीज़ होती है, जो भी पैसे होते हैं, उसको निकालने का पावर कैग के पास नहीं होता है। हाँ, जब खर्च हो गया तो उसको ऑडिट करके ये बताने का पावर उनके पास रहता है कि कहाँ पैसा गया है, क्या पैसा जो खर्च हुआ है वो सही जगह हुआ भी है या नहीं, या फिर अगर गलत जगह हो गया है तो उसके लिए क्या प्रावधान होंगे। उन सब चीज़ों को बताया गया हमारे आर्टिकल 149 के अंतर्गत। मैंने अभी बताया आपको कि ये यूनियन और साथ साथ में स्टेट दोनों जगह फंक्शन होती है। एंड अदर बॉडीज एंड अथॉरिटीज में बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लॉ बाय पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉज बनाए जाते हैं, जिस प्रकार की नियम बनाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चलता है, जो कि डीपीसी एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 150। आर्टिकल 150 क्या कहता है हमारा, अकॉर्डिंग टू यूनियन एंड स्टेट्स, अकॉर्डिंग टू यूनियन एंड स्टेट इन सच फॉर्म, अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट इन सच फॉर्म एज एडवाइज्ड बाय कैग। मतलब क्या, जो अकाउंट्स होगा, देखो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो कुछ पैसे को तो खर्च कर दिया ना साल भर में, तब ना बजट पेश किया जाता है। तो वो जो पैसे का खर्च हुआ है उसके अकाउंट्स को मेंटेन करना, वो अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए कौन होंगे, किन किन व्यक्तियों को उसके लिए मतलब प्रिस्क्राइब किया जाएगा, उन सब चीज़ों के बारे में आर्टिकल 150 में मेंशन किया हुआ है। द नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज 151, आर्टिकल 151। ये एक ऑडिट रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए। देखो हिंदुस्तान में कोई भी छोटी कंपनी हो, याद रखिएगा ये गवर्नमेंट की है। वैसे कैग का बहुत ज़्यादा हाथ नहीं होता है प्राइवेट फर्म्स में, मैक्सिमम जो कैग होती है वो गवर्नमेंट के ही फंड्स के साथ में कुछ भी करती है, गवर्नमेंट की भी जो फर्म्स होती हैं वहीं पे वर्क करती है। लेकिन कुछ ऐसे, जैसे कि आप एयर इंडिया को देख सकते हो, ये पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों का एक वेंच्योर है, ठीक है। BHEL देख सकते हो, उसमें थोड़ा उसमें देख सकते हो, या फिर बहुत सारी ऐसी डिपार्टमेंट्स है जहाँ पर ऑडिट होती है। तो उस ऑडिट कराने का जो काम होता है वो कैग का होता है। और कभी कभार ऐसे भी देखे गए हैं इंडिया में पास्ट टाइम में, जिसमें ऑडिट कराने के लिए दूसरी कंट्री जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन मतलब कि इंग्लैंड, वहाँ से भी ऑडिट कंपनियों को बुलाया जाता है कि वो ऑडिट करें, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत कम दिखा है, क्योंकि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट खुद से ही ऑडिट कर लेती है, कैग ऑलरेडी सक्षम है उन काम को करने में। लेकिन जहाँ पे ऐसा घोटाला लगता है उस समय में कैग प्रिस्क्राइब कर सकती है, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। देखो तो अगर बाय द वे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी खर्च हुआ है, जैसे कि डिफेंस पे खर्च हुआ है, जैसे कि NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, फिर हमारी जो भी बड़ी बड़ी एजेंसीज़ है जो कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर भी कार्यरत है, उन सबों के साथ साथ में देखा जाए रक्षा पे कितना खर्च हुआ है, तो उन सभी चीज़ों का एक ऑडिट होता है। तो प्रेसिडेंट साहब को ऑडिट देना पड़ता है। लेकिन जो हमारी गवर्नर जो है, जो हमारे स्टेट के अंतर्गत होते हैं, तो जैसे स्टेट में भी तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि स्टेट के भी आप देख सकते हो बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग स्कूल होते, कॉलेजेस होते हैं, या फिर स्टेट में भी कुछ ऐसे डिप्लोमेटिक जगह जहाँ पे ऑडिट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि स्टेट में भी तो पैसे कलेक्ट होकर के आते हैं कहीं ना कहीं से, किसी भी, जैसे कि बहुत सारे ऐसे मंत्रालय देख सकते हो जो स्टेट का, जैसे कि जल मंत्रालय हो गया, जैसे कि आप देख सकते हो हमारा फर्टिलाइज़र का मंत्रालय हुआ, तो वो सब में भी जो पैसे का जो लेन देन होता है, तो उसका ऑडिट करके गवर्नर को दिया जाता है। तो स्टेट में हमारे गवर्नर साहब के पास ऑडिट रिपोर्ट जाती है, और सेंटर में हमारे किनके पास, प्रेसिडेंट साहब के पास ऑडिट की रिपोर्ट जाती है। देखो उसके बाद है ड्यूटीज़ एंड पावर। देखो हम पहले ही इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में थोड़ा सा मतलब हेक्टिक नहीं बनेगा, हमें ऑलरेडी पहले बताया रहूँगा तो उस टाइम एक्सप्लेन करने में
ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं होगी और साथ में आपको समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो सबसे पहले यहाँ पे कहा गया कंपाइल अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट। देखो यहाँ पे अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ, देखो जो भी खर्चा होता है साल भर का, जो भी खर्चा होगा, जितने भी रुपए जिस भी मंत्रालय में लगाए गए हैं, उन सभी चीज़ों को अलग अलग ऑडिटर्स होते हैं जो कि एसएससी के जरिए, एसएससी या फिर आप जान सकते हो हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जैसे कि IAAS, ये तो यूपीएससी के तहत हो गया। और मतलब एक होता है ऑडिटर, AUDITOR, ये पोस्ट हो गया एसएससी के तरफ से। तो ये सब में जो कार्यरत लोग होते हैं वो कंपाइल करते हैं जितनी भी ऑडिट्स होती हैं किसी भी डिपार्टमेंट की, जैसे रक्षा मंत्रालय की ऑडिट हो रही है, ठीक है, या फिर इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज की हो रही है, या फिर आप देख सकते हो कस्टम्स की ऑडिट हो रही है। तो वो लोग ये ऑडिट के ऑफिसर्स होते हैं जो एसएससी के जरिए या फिर IAS के जरिए मतलब सेलेक्ट किए जाते हैं जो ऑफिसर्स, वो लोग क्या करते हैं उसको कंपाइल करते हैं पूरे साल भर का डेटा को एक जगह पे लाते हैं और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन में, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट में जो गवर्नर होते हैं वो उनके पास वो कंपाइल करके भेजती है किस चीज़ को, ऑडिट, जो भी ऑडिट किया हुआ डेटा रहता है उनको, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपेयर फॉर सबमिट अकाउंट। देखो अकाउंट को प्रिपेयर करना, बनाना और उसके बाद सबमिट करना भी किन क्या काम होता है, तो क्या कहीं काम होता है। नेक्स्ट है ऑडिटिंग अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट्स होंगे, जस्ट आप एग्जाम्पल पे आप ले सकते हो BHEL, ठीक है ठीक है, एक BHEL हो, उसके बाद BSNL, ठीक है, और उसके बाद हमारा SBI हो गया। कुछ प्राइवेट बैंक्स वगैरह भी ऐसे देख सकते हैं जैसे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वो सब भी आप देख सकते हो। फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन सबों का भी एडिट देखा जाए। देखो मैं आपको मेन यहाँ बेसिकली इन दोनों के बारे में बता रहा हूँ कि ये सब का डायरेक्ट ऑडिट होता है और वो ऑडिट कैग ही करती है, लेकिन SBI CBI ये अपने ऑडिट करने वाले अलग से बुला लेते हैं, याद रखिएगा। लेकिन अगर बहुत बड़ी धांधली हो जाए, जैसे कि पैसा का बहुत बड़ा गबन हो गया, या फिर कोई किसी ऐसे मतलब कोई ऐसे वर्क मतलब थे, जैसे कि मैं आपको एक सेबी का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सेबी में अभी हाल फिलहाल क्या हुआ था, अभी बर्निंग टॉपिक ये चल रही है, मतलब इंडियन मतलब बैंकिंग सेक्टर के बैंकिंग सेक्टर का, फिनांस सेक्टर के अंतर्गत, कि क्या हुआ था, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो साउथ इंडिया के रहने वाले कुछ लोग थे जिन्होंने अपने रिलेटिव को बेनिफिट देने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा धांधली किया जिसके कारण कैग हिंदुस्तान के डिपार्टमेंट से ऑडिट न करा करके इंग्लैंड से स्पेशल यूनिट्स को बुलाई है, इंग्लैंड से स्पेशल यूनिट को बनाई है जो कि सेबी में ऑडिट करेगा इस बार, और उस ऑडिट में मैडम फंस भी गई हैं, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं किनका नाम ले रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा सेबी में जो ऑडिट हुआ है इस बार का। तो ये ऑडिटिंग अकाउंट उनका काम हो गया है। नेक्स्ट है ऑडिट ऑफ बडीज एंड अथॉरिटीज। देखो तो ये सब हुआ, BHEL BSNL हुआ, सेबी हुआ, इन सबों में ऑडिट जो बडीज होती है इसकी ऑडिट का भी काम किन के पास होता है, क्या के पास होता है। नेक्स्ट है ऑडिटिंग पावर्स ऑफ CG, बहुत सारी उनकी शक्तियां भी होती है कहाँ पे ऑडिट करना है। तो सबसे पहली बात एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बात याद रखनी है कि जो भी हिंदुस्तान का ऑडिट होगा वो ऑडिट फिनेंशियल ईयर के लास्ट में होगा, न कि शुरू में होगा। शुरू में ऑडिट को देखो एक्चुअली ये पोस्ट बहुत बड़ा, कैग का जो पोस्ट है इसको मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने आए थे, उन्होंने इनको बहुत पावरफुल पोस्ट दिया था, लेकिन वो पावर एक्चुअली ना बाद में काम आती है, शुरू में काम नहीं आती है। शुरू में वो कुछ नहीं, वो किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं सरकार को कि आप पैसे यहाँ खर्च करो, यहाँ खर्च नहीं करो, जस्ट बिकॉज कि हिंदुस्तान की जो मतलब सिस्टम है वो पब्लिक के द्वारा चलती है, सरकार के द्वारा नहीं चलती है। बल्कि इंग्लैंड में देखा जाए तो वहाँ पे कैग पैसा खर्च करने के लिए निर्देश भी दे सकता है क्योंकि वहाँ पे राजसी शासन चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑडिटिंग एंड गवर्नमेंट कंपनी। देखो बहुत सारी गवर्नमेंट की कंपनी जैसे कि हमारी BSNL आप इसको देखते हो, या फिर MTNL, तो ये सब सरकारी कंपनी हुई। तो इसमें ऑडिट करने के लिए भी पावर किन के पास होती है, क्या के पास होती है। फंडिंग से रिपोर्ट एंड कंसर्न डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट्स। देखो बहुत सारे ऐसे मतलब गवर्नमेंट होते हैं जिनके जो भी रिपोर्ट होते हैं उसको फर्निश कंप्लीट करना होता है, जस्ट बिकॉज कि उनको स्टेट में गवर्नर के पास और यूनियन में प्रेसिडेंट के पास अच्छे तरीके से कंपाइल करके ऑडिट रिपोर्ट को भेजा जा सके। नेक्स्ट है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सर्टेन अथॉरिटीज एंड बॉडीज। तो जो भी बॉडीज होंगी उसकी ऑडिट भी कौन करेंगे, कैग करेंगे। एंड पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो ऑडिट के लिए स्पेशल रूल्स है, DPC एक्ट जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 1971 का था। इसी एक्ट के तहत सब कुछ लिखा हुआ है बजाबता कि कौन ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो कि कैग बना सकती है अपने लिए,
वैसे ज़्यादा रूल्स इनमें चेंजेस नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत बार बार उसमें चेंजेस करे गए हों, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का पावर उनके पास रहता है कि वो किस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर काम करेंगे। लेकिन याद रखिएगा वो भी कंट्रोल्ड वे में, जस्ट बिकॉज कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ थोड़ा सा गवर्नमेंट अकाउंट को देख लेते हैं, ये एक्चुअली होता क्या है। कॉन्सोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। देखो ये 3 अलग अलग अकाउंट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कंपाइलिंग अकाउंट्स है ना, आप देख रहे होगे यहाँ पर। तो ये अकाउंट्स हैं क्या चीज़, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी उसी चीज़ को मेंशन किया हुआ है, अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट। अब भाई ये अकाउंट्स होता क्या है, तो अकाउंट्स में पैसे आते हैं। देखो सरकार, मैं आपको क्लियर एक बात बता देता हूँ, जो भी सरकार हिंदुस्तान में कार्यरत है वो पैसे खुद से नहीं बना सकती है। हाँ, पैसे छापने का काम आरबीआई के पास है, मैं समझता हूँ, वो मिंटिंग करती है, वो सिक्के बनाती हैं। लेकिन सरकार के पास, सरकार की भी तो कुछ इनकम का सोर्स होना चाहिए। तो सरकार कहाँ से कमाएगी, तो सरकार कमाएगी मतलब कंसोलिडेटेड फंड से। एक्चुअली कंसोलिडेटेड फंड एक तरीके से एक बैंक अकाउंट होता है, समझिए, तो एक सामान्य भाषा में, ठीक है, जिसमें जो रेवेन्यूज आते हैं गवर्नमेंट के, वो कहाँ से आते हैं, इनकम टैक्स के माध्यम से आते हैं, कस्टम्स से आते हैं, सेंट्रल एक्साइज से आते हैं, नॉन टैक्सेबल रेवेन्यूज से आते हैं, जीएसटी वगैरह होती है उधर से आती हैं, ठीक है। तो ये सब एक तरीका होता है जिसमें मतलब फंड्स आते हैं कहाँ पे, गवर्नमेंट के अकाउंट में। अब इसका कैपिटल अकाउंट होता है। देखो अगर मैं इन सभी चीज़ को अलग अलग डिफाइन करने लगूंगा तो वो इकोनॉमिक्स चैप्टर से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट होता है, पब्लिक डेब्ट होता है। मैं कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ, क्योंकि पब्लिक डेब्ट में क्या होता है, बोरिंग्स बाय गवर्नमेंट एंड रिपेमेंट। देखो सरकार की भी तो कुछ पैसे लेती है ना पब्लिक से। कैसे सरकार पब्लिक से पैसे लेती है मैं आपको बताता हूँ। जस्ट हमारे जो बैंक होता है, बैंक में मैंने 10 लाख रुपए डाले हैं, तो उसमें वो हमें इंटरेस्ट पेमेंट कर दी है। तो भाई वो सरकार ने, सरकार मांगी तो नहीं कर्ज, लेकिन फिर भी मैंने बैंक में डाला तो उनका तो रिपेमेंट होगा ना। उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस पेड बाय गवर्नमेंट एंड देयर रिकवरी। बहुत सारे लोन्स वगैरह भी होते हैं जो डिफॉल्टेड हो जाते हैं। ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोन डिफॉल्टेड हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बैंक। क्योंकि अब देखो जैसे कि एसबी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इससे मैंने लोन लिया 1 करोड़ रुपये का, मैं उसको नहीं दे पाया, तो उसके रिकवरी वगैरह के लिए भी उसमें नुकसान अगर लगेगा तो सरकार का ही नुकसान लगेगा। ऐसा नहीं है कि आरबीआई का नुकसान लग जाता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर मैं 1 करोड़ रुपया बैंक से ले लिया और मैं डिफॉल्टर घोषित हो गया, भाग गया हिंदुस्तान छोड़ के, तो उसमें कभी भी बैंक का लॉस नहीं होगा, उसमें गवर्नमेंट का कंसोलिडेटेड फंड का लॉस हो जाएगा, संचित निधि जो होती है उसका लॉस हो जाएगा, और उसमें कमजोर बैंक नहीं बल्कि हमारी सरकार हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी रेवेन्यू अकाउंट्स। रेवेन्यू अकाउंट में एक्सपेंडिचर खर्चे होता है, फिर रेसिपेंट्स होते हैं। रेसिपेंट्स जो होते हैं उसमें टैक्स रेवेन्यू होता है, नॉन टैक्सेबल फॉर्म्स होते हैं। ये सब अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जो कि रेवेन्यू अकाउंट के अंतर्गत आता है। एंड द लास्ट इज द पब्लिक अकाउंट, इसमें रेमिटेंस होता है एंड डेब्ट्स एक्सक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फंड एंड डिपॉजिट्स। इन सब चीज़ों को यहाँ पर पब्लिक अकाउंट के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ धीरे धीरे आप लोग समझ जाएगा। एक बार आप खुद से एम लक्ष्मीकांत पढ़ के देखना, आपको बहुत सारी कुछ बातें खुद ब खुद समझ में आ भी जाएगी, ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग कंटेंट देखते हैं। इसमें क्या है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होंगे। इस बात से हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं। और इस बात को किन्होंने कहा है, तो श्री बी आर अम्बेडकर साहब ने इस चीज़ को कहा है। बी आर अम्बेडकर साहब जिस टाइम में हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान के पैसों का नियंत्रण, पैसों की देख रेख करने के लिए एक ऐसा शक्तिशाली पोस्ट बनाऊंगा जो कि पैसे में होने वाली 1 रुपये के भी मतलब वो कह सकते हो आप उसको, बेईमानी को वो फटाक से पकड़ लेगा कि ये रुपये बेईमानी करी गई है। और उसके तहत वो सरकार से कह करके जिस प्रकार का भी, जैसी भी जरूरत हो उस प्रकार के नियम भी बना सकता है। इस चीज़ को हमारे जो फ्रेमिंग करने वाले थे कॉन्स्टिट्यूशन के, बी आर अम्बेडकर साहब, उन्होंने कहा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी बात यहाँ पर आती है कि अब इसमें कुछ हमारे अनुच्छेद वगैरह हैं, उसको देखते हैं। चलिए हम कैमरा को भी ऑन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, भारत का संविधान जो कि अनुच्छेद 148 के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिनको हम लोग शॉर्ट में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और सीएजी कहेंगे, वो एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। मतलब इनका कार्यालय स्वतंत्र होगा, मतलब कि इनके ऊपर प्रेसिडेंट ही होंगे और कोई नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र कार्यालय का ये मतलब नहीं होता है कि वह सुप्रीम कोर्ट की तरह अपने तरीके से काम करेगी। इसका अर्थ ये होता है कि एक्चुअली स्वतंत्र रहेगी, मतलब उसके ऊपर प्रेसिडेंट है और कोई नहीं है। वो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख है। अब तो 2 यहाँ पे डिपार्टमेंट आ जाती है, ठीक है, एक है लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, ठीक है। तो इन दोनों डिपार्टमेंट को भी हम लोग समझते हैं। उसके बाद क्या है, वो सार्वजनिक पर्स,
अब ये सार्वजनिक पर्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे कि जो भी पैसे टैक्स के रूप में इंडियन पीपल के पास से जाते हैं सरकार के पास, तो उस पैसे को एक समझो तो एक पर्स में रखा जाता है। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ, उसको एक पर्स रूपी मतलब एक अकाउंट में रखा जाता है, जिसके वो संरक्षक होते हैं। देखो खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो सरकार को खर्च करने के लिए पूरा का पूरा दे देते हैं। वो हमारे किस तरीके से आता है, तो हमारा जो साल में एक बार बजट पेश किया जाता है उसके अकॉर्डिंग में आता है, ठीक है। तो उसके वो संरक्षक होंगे और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर नियंत्रित करेंगे। तो मतलब सेंट्रल मतलब कैग का ही काम होगा कि वो केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट में और साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट दोनों जगह बराबर रूपी से फंक्शन करेंगे। अब स्टेट में अगर बाय द वे आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि कहीं ज़रूरत पड़ गई थी, अब सड़क का ही निर्माण करना है हमारे स्टेट बिहार में, तो उसमें वो क्या करेंगे कि जो भी संचित निधि से पैसे होंगे उसी का इस्तेमाल किया जाएगा सड़क के निर्माण में। अब ऐसा तो नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट खुद के जेब से पैसे लगाएगी। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी स्टेट जिस रूप से पैसा टैक्स के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट करती है, उसी रूप से उसी का एक रेशियो बनाया सरकार ने, एक रेशियो बना के रखा है कि कितने रुपए आप मुझे दोगे तो कितना रुपया मैं आपको वापस दूंगी। वैसे मैं आपको बताता हूँ उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल ये सब हाईएस्ट, और साथ साथ ऊपर इसी वे में आप जाइएगा ऊपर की तरफ में दिल्ली तक में, दिल्ली से लेकर के पंजाब को भी ले सकते हैं, दिल्ली, पंजाब और इधर वेस्ट बंगाल तक ये हाईएस्ट टैक्स पेइंग जोन है। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। तो जो भी डेवलपमेंट होती है देखा जाए, जो नीडी चीज़ें होती हैं, जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, सबसे पहले इधर ही प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है उनका कर्तव्य वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। देखो सबसे पहली बात वित्तीय प्रशासन, इसको समझिएगा। जो हमारे कैग होंगे वो कहीं और नहीं, कोई जगह दूसरा उनको नहीं देखना है, उनको सिर्फ एक जगह देखना है, वो है वित्तीय प्रशासन। मतलब जो पैसे का जो काम होगा, पैसे का जो खर्च होगा, उस चीज़ को उनको देखना है कि भैया कहाँ खर्च हो रहा है। वो बीच में टोक टाक नहीं करेंगे, लेकिन वो देखेंगे कहाँ खर्च हो रहा है। और जब साल कंप्लीट होगा तो उसके बाद वो एक ऑडिट रिपोर्ट क्रिएट करेंगे और उसमें बताएंगे देखो ये जगह पे ज़्यादा पैसा, अब शिक्षा पे ज़्यादा पैसे खर्च हो जाए या फिर हमारे डिफेंस पे बहुत ही एक्सेस पैसे खर्च हो जाए, तो उस समय वो पॉइंट आउट करते हैं, फ्लैगिंग कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि देखो यहाँ पे पैसे ज़्यादा खर्च हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा कैग भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। तो मैंने इस चीज़ को बार बार बताया है कि ये इनके ऊपर सिर्फ प्रेसिडेंट होते हैं और ये स्वतंत्र है, अपने तरीके से काम करती है, इनको गाइड करने के लिए कोई नहीं होते। हाँ, प्रेसिडेंट साहब इनसे ऑडिट रिपोर्ट मांग सकते हैं कि देखो भाई क्या हुआ है, जो हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे आप ऑडिट करा के बताओ कि कितने पैसे आए, कितने खर्च हुए हैं। तो ये चीज़ के लिए उनको बस ये मांगा जा सकता है, अदर देन दैट कुछ नहीं। वैसे भी वो कैग की तो यही काम ही है कि वो ऑडिट कराए और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं से भी, स्टेट से हो या यूनियन से हो, उसको प्रोवाइड कराए 1 साल का कंप्लीट डेटा। वह भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग के प्रमुख और सार्वजनिक पर्स के मुख्य संरक्षक है। मैंने इस चीज को ऑलरेडी मेंशन किया है। वह एक संस्था है जिसके माध्यम से सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों सार्वजनिक धन खर्च करने वाले सभी की संसद और राज्य विधानसभा और उनके माध्यम से लोगों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। देखो स्टेट में जो भी खर्च होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी खर्च होगा, तो उसका एक लेखा जोखा होता है। और वो लेखा जोखा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो भी पैसे हम सरकार को देते हैं तो हम ये सरकार की जिम्मेवारी होती है कि उस पैसे को वो सही तरीके से खर्च करे, कोई सेल्फ बेनिफिट में उसका इस्तेमाल न करे। हाल में ही 2 साल पहले की बात है, मैं आपको बताता हूँ। एक सीएम थे, मैं नाम नहीं लूँगा, आप इस चीज़ को अगर आप करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते होंगे तो पता होगा। उन्होंने अपने मर्जी से हेलीकॉप्टर खरीद लिया था। तो उसी पे श्री केजरीवाल साहब ने कहा था इस चीज़ को कि मैं फलां स्टेट के मुख्यमंत्री की तरह हेलीकॉप्टर नहीं खरीदता हूँ, मैं जो सरकार से दिए हुए जो पैसे होते हैं उसको अपने आवाम में खर्च करता हूँ, स्कूल बनवाता हूँ, कॉलेजेस बनवाता हूँ, वुमेन के लिए ट्रैफिक फ्री ट्रैफिक कर रहा हूँ, फेयर फ्री कर देता हूँ। तो ये सब चीज़ों को उन्होंने टिप्पणी करी थी। आप किन के बारे में कह रहा हूँ वो अगर आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। नेक्स्ट हमारा इसके बारे में इंग्लिश में यहाँ पे कंटेंट है, आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो। वैसे मैं पढ़ाता हिंदी मीडियम में हूँ, जस्ट बिकॉज कि बिहार से रिलेटेड है सारे के सारे। मेरे चैनल जो है बिहार से रिलेटेड है और मैक्सिमम स्टूडेंट हम बिहार में हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले हैं।
वैसे इफ देयर विल बी नीड देन आई कैन प्रोवाइड ईच कंटेंट इन इंग्लिश मीडियम ऑल्सो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम एंड आई लव टू टीच इन इंग्लिश। बट हिंदी में पढ़ाने की एक छोटी सी मजबूरी होती है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम को प्रेफर करते हैं, वो इंग्लिश को प्रेफर नहीं करते हैं। देखो नेक्स्ट हमारी बातें आती हैं पृष्ठभूमि। अब पृष्ठभूमि को समझिएगा, इसका क्या है। भारत सरकार का जो अधिनियम 1919 था, उसके तहत महालेखा परीक्षक सरकार से स्वतंत्र हो गए, क्योंकि उनके पद के लिए वैधानिक समर्थन दिया गया था। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो मतलब भारत सरकार का जो अधिनियम 1919 में आया था, आज़ादी से पहले की बात है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो जो कंपेट्रोलर थे, कंपेट्रोलर जनरल, उनके बारे में ये कहा गया था कि उनको किस मतलब सरकारी परीक्षण से उनको अलग कर दिया जाए, क्योंकि जब तक वो अलग नहीं रहेंगे तब तक वो आज़ादी से काम नहीं कर पाएंगे। अगर कोई ऊपर से प्रेशर डालते रहेगा तो वो किसी भी प्रकार की जो भी संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड है या फिर पब्लिक फंड है, तो वहाँ से पैसे कैसे जो मन चाहेंगे जहाँ चाहेंगे उधर निकलवा लेगा। बाई अब जस्ट एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, हम बिहार में रहते हैं, यहाँ पे ज़रूरत पड़ गई बहुत ज़्यादा की, तो कोई अप्रोच लगा करके मंत्री साहब के तरीके से बोल दें कि ज़्यादा यहाँ पैसा भिजवा दो, जिसके कारण हम डेवलपमेंट ज़्यादा कर दें। तो इसीलिए कोई प्रेशर ना पड़ सके हमारे कैग के ऊपर, कंपेट्रोलर जनरल के ऊपर, इसलिए उनको ना मतलब अधिनियम 1919 के तहत क्या कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय व्यवस्था के प्रांतीय महालेखा परीक्षकों की व्यवस्था करके महालेखा परीक्षक की स्थिति को मजबूत किया। अब नेक्स्ट आया अधिनियम 1935 में। इसमें क्या किया, संघीय व्यवस्था को प्रांतीय महालेखा परीक्षकों की व्यवस्था करने के लिए महालेखा परीक्षकों की स्थिति को मजबूत किया। मतलब जो सेंट्रलाइज था फॉर्म, उसको क्या किया गया, उसको फिर स्टेट फॉर्म में, प्रांत में, अलग अलग प्रांतों में डिवाइड कर दिया गया कि जो कैग होंगे वो सिर्फ सेंटर में ही नहीं काम करेंगे, बल्कि जितने स्टेट हैं वहां पर भी वो सामान्य रूप से काम कर पाएंगे। 1936 में लेखा और लेखा परीक्षा आदेश ने महालेखा परीक्षक के विस्तृत लेखा और लेखा परीक्षक को कार्य प्रदान किया। ये एक पॉइंट ध्यान में रखने का है कि 1936 में ये चीज हुआ था। उसके बाद है 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक यह व्यवस्था अपरिवर्तित रही। देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में जो भी नियम कानून बनाए गए थे उसमें ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं करे गए थे, लेकिन क्या हुआ कि जब आज़ादी हुई हमारे हिंदुस्तान की 1949 में, स्वतंत्रता के बाद 1949 के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक की स्थापना का प्रधान। लेकिन फिर देखो, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी तब तक उन्होंने तो अपने तरीके से चलाया कैग को, कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आया था, क्योंकि उनके कंट्री में चल रहा था, तो और राजसी शासन के तहत था, तो वो अलग तरीके से काम करते थे। लेकिन हिंदुस्तान की जब आज़ादी हुई तो 1949 में क्या हुआ कि अनुच्छेद आर्टिकल 148 के तहत इस चीज़ को मेंशन कर दिया गया कि जो कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट साहब करेंगे, ठीक है। और 1958 में CAG का अधिकार क्षेत्र जम्मू और कश्मीर तक बढ़ा दिया गया। शुरुआत में जब आज़ादी हुई थी हिंदुस्तान की, उस समय में जम्मू कश्मीर तक इन चीज़ों को मतलब कैग अपना मतलब पूरा कंट्रोल वहाँ तक नहीं लिया था, लेकिन 1958 में जम्मू कश्मीर में को भी ऐड कर दिया कैग के अंतर्गत। नेक्स्ट है 1971 में 1971 में केंद्र सरकार ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 के अधिनियम बना दिया। ये एक अधिनियम बन गई। अधिनियम को ने CAG कैग को 1976 में केंद्र और सरकार केंद्रों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षक दोनों कर्तव्य के लिए जिम्मेवार बनाया। CAG के लेखांकन कार्यों से मुक्त कर दिया गया। देखो दो मैंने बात आपको बताई, कंपेट्रोलिंग करना, नियंत्रण, और ऑडिटिंग करना, महालेखा। तो दो पोस्ट पहले हुआ करती थी। कंपेट्रोल का अर्थ क्या होता है ब्रिटिश के अकॉर्डिंग, मैं आपको बताता हूँ, जैसा मैंने पढ़ा है कि वो पैसे को निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन कंपेट्रोलर पोस्ट को हिंदुस्तान से हटा दिएगा 1971 के अकॉर्डिंग, कंपेट्रोलर नहीं रहेंगे, अब ऑडिटर जनरल ही रहेंगे। तो फिर एक प्रश्न आता है कि कंपेट्रोलर नाम को ही क्यों नहीं हटा दिया, कैग क्यों, क्या AG ही कहते हैं। एक्चुअली हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 1860 के टाइम से ही ये कैग के नाम से ही आ रहा है, तो उस नाम को बदलना कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं लगा, इसीलिए उसको बदला नहीं गया। लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि उसको बदला जाए, लेकिन ऐसा चांसेस कम है, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमारा आता है ये बैकग्राउंड होगा, पृष्ठभूमि, इस चीज को भी इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटेन
सीएजी से तुलना। अब ब्रिटेन का जो कैग है इसके साथ क्या कंपैरिजन है, इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो भारत के सीएजी ने केवल एक महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाई और नियंत्रक की नहीं, बल्कि ब्रिटेन में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोनों की शक्ति है। मैंने इस चीज को मेंशन किया है, फिर से मैं मेंशन करके इस चीज को बता दे रहा हूं आपको। जो कैग है उसमें कंपेट्रोलर हिंदुस्तान में कार्यरत अब नहीं है, अब सिर्फ ऑडिटर हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन ब्रिटेन में कंपेट्रोलर जनरल एंड ऑडिटर जनरल दोनों पोस्ट अभी भी है। नेक्स्ट है, भारत के सीएजी खर्च करने के बाद यानी एक्स पोस्ट फैक्टो के बाद खातों को ऑडिट करता है। अब ये एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को मेंशन किया हुआ है कि जो कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होंगे 149 आर्टिकल के अकॉर्डिंग, 149 के 48 के आर्टिकल के अकॉर्डिंग और 149 में इस चीज को मेंशन किया हुआ है कि जो भी साल का खर्च होगा वो बाद में वो ऑडिट करेंगे, न कि पहले, इसीलिए उनको एक्स पोस्ट फैक्टो कहा जाता है। यूके में कैग की स्वीकृति के बिना सरकारी खजाने से कोई पैसा नहीं, और यूके में क्या है कि कैग की चाहे तो पैसा निकाल सकती है, क्योंकि वो पैसा निकालने का अर्थ कहने का मतलब है कोई भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कैग को बोलेगा और कैग पैसा निकाल के देगी, अपने मर्जी से नहीं होगा, क्योंकि यूके में हिंदुस्तान की तरह कंडीशन नहीं है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है। भारत में सीएजी ब्रिटेन के रहते हुए संसद का सदस्य नहीं है, सीएजी हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य है। अब देखिए कैग जो होता है हाउस ऑफ कॉमन, जैसे लोकसभा होती ना, तो इसको लोकसभा समझिएगा, मतलब सामान्य लोगों का। लेकिन भारत में जो होती ना वो संसद के सदस्य नहीं होता, न लोकसभा न राज्यसभा, भाई इसको पूरी तरीके से आज़ाद कर दिया गया है। ये बात तो ऑलरेडी जब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था उसी टाइम में इस चीज़ को कह दिया गया था कि इसको संपूर्ण रूप से स्वतंत्र रखा जाएगा, उसके ऊपर कोई नहीं रहेगा। अगर ये कहीं से भी लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर रहते तो प्रॉब्लम क्या आ सकती थी कि उनको उनका कोई मतलब फेवर ले सकता था। तो इसी कारण से क्या किया गया कि कैग को बना दिया गया सर्वे सर्वा, किस चीज में? स्वतंत्र रूप में। नेक्स्ट है हमारा, ये आप देख सकते हो यहाँ पर इंग्लिश में था। और उसके बाद आती है संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान को हम लोग थोड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। अनुच्छेद 148 मोटे तौर पे सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तें बताता है। देखो अब छोटा सा बीच में एक पॉइंट मैं लाता हूं कि अब कुछ लोग संवैधानिक प्रावधान है, अब जो भी हिंदुस्तान में कार्यरत कोई भी व्यक्ति होंगे जो सरकारी नौकरी करेंगे, देखिए जरूरी नहीं है कि आप छोटा एक पोस्ट, आप एक ग्रुप डी के वर्कर बन रहे हो या फिर आप एक आईएएस बन रहे हो, आपको जब भी आप जॉब करोगे, कोई भी सरकार सेवा करोगे पब्लिक की, तो उसके लिए आपको शपथ और सेवा की शर्तें मानना ही पड़ेगा। और इसी चीज को आर्टिकल 148 में बताया। 149 बताता है कि उनकी काम कैसे होंगे, वो काम कैसे करेंगे, वो स्वतंत्र रूप से जो काम कर रहे हैं वो किस प्रकार से काम करेंगे, उनकी शक्तियां वो कहाँ पे एक्सपेक्टो के रूप में काम करेंगे। वही देखो शक्तियों में यही लिखा हुआ है कि उनका कर्तव्य रहेगा कि एक्सपेक्टो के रूप में काम करना, और शक्तियां ये रहेगी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट दोनों जगह से ऑडिट रिपोर्ट करा करके वो प्रेसिडेंट साहब को दे सकती है। सिंपल सी बात है, एकदम बाई शॉर्ट आप इस चीज को समझना। वैसे आप एम लक्ष्मीकांत में हर चीज को अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 150 क्या कहता है कि संघ और राज्यों के खाते में उस रूप में रखा जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति सीएजी की सलाह पर निर्धारित कर सकते। तो राष्ट्रपति, याद रखिएगा, राष्ट्रपति पावरफुल, सबसे पावरफुल, द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, या फिर इंडिया कौन होंगे? हमारे राष्ट्रपति होंगे। देखो राष्ट्रपति एक्चुअली बिना सलाह के नहीं चलते हैं, ये आपको ही पता है। जो अपोजिशन की रूलिंग पार्टी होती है उसके जो चीफ होते हैं वही अपने हिसाब से चलाते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं अभी उन चीज़ों में नहीं जाऊँगा। वैसे मैं आपको बता दूँ, राष्ट्रपति जैसा चाहेंगे वैसा ही फ्रेम स्ट्रक्चर बना करके किसी भी स्टेट को दिया जाएगा। वो 150 आर्टिकल के तहत कहा जाता है, और जो भी राज्यों का खाता होगा किस प्रकार का होगा वो उसी में मेंशन किया हुआ। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ का जो खाता होगा, जो अकाउंट्स होगा, उसका जो रिपोर्ट क्रिएट किया जाएगा एक साल का, जो कैग कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होंगे वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे। कब? आफ्टर द फिनेंशियल ईयर, जब फिनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा तो उसको पेश करेंगे किनके पास? राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 269, ये थोड़ा सा अलग अनुच्छेद है, समझिएगा इसको।
ये नेट इनकम जो है इसके बारे में कहता है। शुद्ध आय की गणना भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा सुनिश्चित और प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है। ये नेट इनकम के बारे में कहा जाता है, 217 है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। अब थर्ड अनुसूची है, इसके अंतर्गत क्या है? थर्ड अनुसूची के अंतर्गत है कि भारत में संविधान की तीसरी अनुसूची के खंड 4 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा पदभार ग्रहण करने के समय की जाने वाली शपथ व प्रतिज्ञान के रूप में निर्धारित किया गया। देखो, अब मैं आपको बताता हूं, जैसे देखो दोनों को बराबर बराबर पावर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, देखो पावर समझिएगा, देखो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो अलग तरीके से उनका शक्ति होती है, और जो कैग होते हैं ना, कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर, उनकी शक्ति अलग होती है। देखो उनको अगर हटाना भी होता है तो बात जाकर के आपको जो मतलब सदन होती है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें भारी मतों से जब तक वो उसको पास नहीं कराया था तब तक ना न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, ना महालेखा परीक्षक को हटाया जाता है। तो उसके लिए मेजोरिटी चाहिए होती है, और मैं आपको बता देता हूँ इनको हटाना इतना आसान नहीं होता है, एक बात याद रखिएगा। क्योंकि ये लोग समझिए तो सबसे पहली बात तो जिन न्यायाधीश होंगे वो विधि के समझिए तो भगवान माने जाते हैं, और जो कंपेट्रोलर और ऑडिटर जनरल होगा, भैया इनके पास पैसा, अब इनको सरकार जब कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया गया है कि इनके पास ये सबसे शक्तिशाली एक समझिए तो साहब होंगे, सरकार होंगे, जो अपने तरीके से चलेंगे। हाँ ठीक है, प्रेसिडेंट साहब उनको रास्ता दिखाएंगे कैसे करना है, क्या करना है, ये चीज है, लेकिन जब उनको खुद से ही स्वतंत्र कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो उसमें कोई भी आदमी उंगली उठाने के लिए नहीं आ सकता है। देयर विल बी अ डिसीजन ओनली, एक ही डिसीजन होगा, नो फाइनल एंड नो टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी, कुछ भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा बात आपको बता देता हूँ। इसी कारण से जो न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो और महालेखा परीक्षक होते हैं दोनों की सैलरी भी बराबर होती है। अभी के टाइम में देखो मैं बता देता हूँ, 2022 चल रहा है अभी, 2022, अभी के टाइम में उनकी सैलरी 2.5 लाख है, ध्यान रखिएगा, 2.5 लाख है उनकी, इसीलिए उनको बराबर भी रखा जाता है। तो देखो अलग अलग जगह है, एक विधि में है और एक मतलब फिनांस में, इसलिए अलग है थोड़े, आप इसको समझना। ऐसा नहीं समझ लेना कि न्यायाधीश और महालेखा परीक्षक बराबर हर चीज में होंगे, कुछ जगह पे उनके भी डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है छठी अनुसूची। 6 अनुसूची में क्या है कि अनुसार जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के खाते में सीएजी के रूप में राष्ट्रपति के अनुमोदन से निर्धारित रूप में रखा जाना चाहिए। तो 6th वाले शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काउंसिल होगी वो ओरिजिनल काउंसिल होगी, वो शुड बी केप्ट इन सच फॉर्म एज सीएजी विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो विदाउट प्रेसिडेंट के अप्रूवल पे, मतलब राष्ट्रपति का जो अब तक अप्रूवल नहीं होगा तब तक किसी भी चीज को वहां पर नहीं किया जा सकता है। मतलब किस चीज को, मतलब किसी प्रकार के खर्च को नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे एक जब तक प्रेसिडेंट के हिसाब से ऑर्डर नहीं आएगा, टिल दैट टाइम नथिंग इज पॉसिबल, नथिंग हो ही नहीं सकता है। देखो नेक्स्ट हमारी आती है नियुक्तियां, सीएजी की स्वतंत्रता। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर की तरह वारंट द्वारा की जाती है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो का कार्यकाल प्रदान किया जाता है। तो जो कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होंगे, इनकी नियुक्ति, इनको जो शपथ ग्रहण कराएंगे वो कौन कराएंगे? हमारे राष्ट्रपति साहब कराएंगे, और उनके साइन एंड सील जब सिग्नेचर कर देंगे, मुहर मार देंगे, तब उनकी होगी। और कंडीशन एक आती है कि देखो या तो वो 6 साल तक काम कर सकते हैं या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, ठीक है, या 6 साल पहले आ जाए या 65 साल पहले आ जाए, जो भी पहले आएगा उनको नियुक्ति से हटा दिया जाएगा। एक और बात आती है इसमें, मैं आपको शायद मेंशन होगा ही आगे, कि अगर एक बार कोई व्यक्ति कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन जाता है तो वो दोबारा सरकार में कहीं भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। और यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके साथ भी सेम है। अब कोई आपने देखा होगा, बहुत सारे वकील ऐसे भी होते हैं जो कि देखा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बनते हैं, क्योंकि अगर उनको रिटायर करेंगे तो फिर वो कोई काम ही नहीं कर सकेंगे, इसलिए वो बोलते हैं भाई मैं वकील बन के ही रहूँगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में जिनके पास पूरा का पूरा मतलब समझिए तो उनको पास अपॉर्चुनिटी थी, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते थे, लेकिन उन्होंने बस इसलिए नहीं बना क्योंकि उनको पता था कि भाई वहाँ जाएंगे तो पैसा 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा महीने की नहीं आने वाली है। लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं
किस रूप में, जज के रूप में। तो एक एक मैं बताता हूँ, एक एक केस का 10-10 लाख रुपये चार्जेस होता है, समझिएगा आप। कुछ ऐसे केस होते हैं जो खतरनाक होते हैं, जो 10-10 20-20 साल से लगे हुए हैं, तो 10-10 20-20 लाख रुपये वो लोग चार्ज करते हैं एक केस का। तो आप समझ सकते हो, इसीलिए वहाँ पे बहुत सारा देखा गया सुप्रीम कोर्ट के जज वकील ही बन रहे थे, वो लोग जज नहीं बनते, जबकि उनके पास फुल अपॉर्चुनिटी होती है। फिर बात आती है हमारी किनकी, कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। तो ये भाई अगर रिटायर कर गए या फिर उन्होंने जॉब भी ज्वाइन कर ली, चाहे 6 साल काम करें या 65 साल, जो भी पूरा हो जाए पहले, वो दूसरी जगह कहीं भी वर्क नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे बहुत सारी कंडीशंस हैं। आप डिटेल्ड वे में अगर पढ़ना चाहते हो तो मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, कैग और साथ साथ में कैग वर्सेस जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो जरूर बनाऊंगा इस पर। कैग को राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान है। मैंने इस चीज़ को मेंशन किया है अभी। सीएजी के रूप में सेवानिवृत्त होने पर इस्तीफा देने के बाद वो सरकार या किसी भी राज्य के अधीन किसी भी पद को धारण करने के लिए अपात्र होते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने बता ही दिया इस चीज़ को आपको। एक बार भाई अगर आप कैग बन गए या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए तो भाई हो गई आपकी छुट्टी, उसके बाद आप जिंदगी में आप कभी नौकरी नहीं कर पाइएगा। यही सब कारण है कि बहुत सारे लोग दिखाए तो जल्दी कैग नहीं बनना चाहते, क्योंकि उनको भविष्य में भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। आप नेता तक नहीं बन सकते हो, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारी आती है आज़ादी। इसको देखते हैं उनकी लिबर्टी क्या क्या है। उसे कार्यकाल, उसे नहीं लिखना चाहिए, उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। मतलब जितने दिन तक वो वर्क करते हैं उस समय तक उनको सिक्योरिटी मिलती है। सिक्योरिटी किस रूप में, कि उनको घर, खाना, जो उनके लिए एक स्पेशल जेड फोर्स वगैरह जो भी होती है वो सब दी जाती है। उसे राष्ट्रपति द्वारा संविधान के वर्णित प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज हुए वो या फिर कैग, उनको हटाने के लिए कंडीशंस बहुत सारी है, याद रखिए, बहुत बड़ी बड़ी कंडीशंस है। सामान्य रूप से नहीं हटाया जा सकता है। उसके लिए डायरेक्ट ऐसा नहीं कि अब प्रेसिडेंट साहब नियुक्ति तो कर देते हैं भाई, सील मार दिए, सिग्नेचर मार दिए, नियुक्ति तो कर दिए, लेकिन आप आसानी से हटा नहीं सकते हो। सर हटाने के लिए फिर जाइए लोअर हाउस या अपर हाउस, राज्यसभा लोकसभा में जाइए भैया, वहाँ पे बहुमत से पास कराइए, फिर उसके बाद होता है, फिर उससे पहले उनको टाइम से पहले, अब समझिए इम्पीचमेंट आप कह सकते हो उनको, लेकिन इम्पीचमेंट कहा नहीं जाएगा उनके लिए, ठीक है, उनको पहले बताना पड़ता है, उसके बाद ही होता है। वह अपना पद छोड़ने के बाद भारत सरकार किसी भी राज्य के आगे पद के लिए पात्र नहीं होते हैं। उनका वेतन और अन्य सेवा शर्त द्वारा निर्धारित की जाती है। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ उनका सेवा कार्य क्या रहेगा, वो किसके द्वारा होगी, संसद के द्वारा। और वेतन मैं आपको बताता हूँ, उनको जो वेतन मिलता है कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर को, वो संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से मिलता है पैसा, याद रखिएगा। उनका वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। देखो ये भी चीज़ मैंने आपको बता दिया, 2.5 लाख रुपीज़ उनकी सैलरी है 2022 में। अब आगे बदल जाए, दैट विल बी इन फ्यूचर। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कार्यरत व्यक्तियों की सेवा की शर्तें सीएजी के प्रशासनिक शक्तियां सीएजी के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाती है। तो मैंने इस चीज़ को ही बताया कि जो भी उनकी पावर्स होंगी, ड्यूटीज होंगी, वो कैसे कार्यरत होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में। इस चीज़ को कौन बताएगा, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ही बताएंगे। प्रेसिडेंट साहब ही उस चीज़ को बताएं, फ्रेम करेंगे कि किस प्रकार से उनको काम करना है, क्या काम करना है। लेकिन फिर भी कंपेट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पास अपना कानून बनाने का भी पावर होता है। सीएजी के कार्यकाल का प्रशासनिक खर्च, जो भी खर्चा वर्चा होगा वो, उसमें उस कार्यकाल के निर्धारित व्यक्तियों का सभी वेतन, जो भी कैग के अंतर्गत आने वाले एक चपरासी से लेकर के एक IAAS तक, ध्यान रखिए IAAS तक, सभी का भत्ता, पेंशन इत्यादि सारा का सारा संचित कंसोलिडेटेड फंड पर ही डिपेंडेंट होते हैं। इस प्रकार वे संसद के वोट के अधीन नहीं है, संसद उसके वोट के अधीन नहीं होती है। नेक्स्ट हमारी यह बात है सीएजी की कार्य और शक्ति, इनका पावर देखते हैं हम लोग। देखिए अब कैग का पावर क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट बनाना, ऑडिट रिपोर्ट एप इन और PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं प्रेसिडेंट पर, ये सब चीज़ों को भी मैं मेंशन कर रहा हूँ। देखो सीएजी अपना ऑडिट जनादेश विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करता है। देखो संविधान 148 से 151 के बीच में क्या कहा गया है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो कर्तव्य होंगे, शक्तियाँ होंगी और इनकी सेवा की शर्तें होंगी, ये अधिनियम 1971 के तहत है। महत्वपूर्ण निर्णय जो भी उनका डिसीजन होता है, भारत सरकार का निर्देश के द्वारा जो भी डिसीजन होता है वो लेते हैं। अब लेखा परीक्षा लेखा अधिनियम 2007 के अंतर्गत बहुत सारी बातें कही गई थी। देखो इन सब चीज़ों को बस एक बार पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा डीप जाइएगा तो
टीचर बन जाइएगा, बस आप स्टूडेंट के रूप में पढ़िए। सीएजी भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और विधानसभा वाले क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश के सभी व्यय के संबंधित खातों का लेखा परीक्षा करती है। देखो मैं एक छोटा सा चीज मिस कर गया था, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ध्यान रखिएगा मेरे से एक छोटा सा मिस्टेक हो गई थी, मैं अभी इसको क्लियर करता हूँ कि यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट और यूटी दोनों जगह इसका पावर होता है। ऐसा नहीं है स्टेट कहने का अर्थ मतलब कि हिंदुस्तान तो अलग अलग स्टेट से बना हुआ है ना, अलग अलग स्टेट जब एक साथ मिले तभी तो हिंदुस्तान कहला रहा है। तो इसलिए ध्यान रखना है इस चीज को कि जो भी वट एवर पावर होगी तो वो यूनियन के साथ साथ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज दोनों जगह पे होंगी। तो कैग का जो रिपोर्ट होता है वो ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऐप, जो भी अकाउंट होते हैं पब्लिक अकाउंट होते हैं उनके ऊपर हुआ, फिनेंशियल अकाउंट हुआ उनके ऊपर हुआ, या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जितने भी होते हैं जैसे कि MTNL हो गया, BSNL हुआ, BHEL हुआ, या फिर DRDO हुआ, तो वो सब जगह पे ऑडिट कराने का काम कैग साहब का ही होता है। अब ये सारे का सारा रिपोर्ट ये बना के देती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट साहब उसको पेश करवाते हैं फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा। कहाँ? तो हमारे संसद भवन में, जो निर्मला सीतारमण मैम है जिन्होंने पेश किया है किसको? तो बजट को। तो बजट कहीं ना कहीं से कैग के जरिए कंपाइल कराया गया था पूरे साल का, उसके बाद से पेश किया गया। वैसे बजट तो आगामी सत्र के लिए होता है, लेकिन रिपोर्ट बजट की जो आती है प्रीवियस ईयर की, वो घूम करके फिनेंशियल डिपार्टमेंट के पास भी जाती है। नेक्स्ट है हमारा, वह भारत की आकस्मिक निधि और भारत के सार्वजनिक खाते के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और लोक खाते के सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है। एक तीसरा नंबर। चौथा नंबर, वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा रखे गए व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि खाते, बैलेंस शीट और अन्य सहायक खातों का ऑडिट भी करता है। तो देखिए अब क्या है, तो भैया ऑडिट करने का तो पूरा उनके ऊपर जवाबदेही होती है भाई, ऑडिट तो वही करेंगे। वह केंद्र व राज्य वह केंद्र व राज्य के राजस्व के पर्याप्त रूप से वित्त पोषित सभी निकायों और प्राधिकरणों की प्राप्ति और व्यय की लेखा परीक्षा करती है। देखो मैंने इस चीज को पहले मेंशन किया है, बार बार दोबारा 2 बार आ गया है। जो भी खर्च वगैरह होगा, चाहे PSU हो, अकाउंट्स हो, पब्लिक अकाउंट्स हो, वो सभी को वो ऑडिट करवाता है। जो भी सरकारी कंपनी होती है उनकी, निगम होते हैं, निकाय होते हैं, सब भी जब भी और जब संबंधित कानूनी पर, और एक कुछ और भी चीज़ होती है जैसे कि कोई बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, जैसे सेबी का घोटाला, मैंने फिर से बता दे रहा हूँ, तो उस घोटाला में ज़रूरत पड़ता है तो वो बाहर से भी ऑडिट करा सकते सॉरी। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुरोध किए जाने पर वह किसी अन्य प्राधिकरण के खाते की लेखा परीक्षा करता है, जैसे कि अस्थायी निकाय। देखो अब कभी कभार ऐसा हो जाता है, बाय द वे जस्ट फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, किसी यूनियन टेरिटरी में ऐसा हुआ कि ऑडिट जो हुआ वो सही तरीके से नहीं हुआ है, तो उस केस में जो राज्यपाल होते हैं, यूनियन यूटी गवर्नर जनरल हो जाएंगे यूनियन टेरिटरी में, और स्टेट में हो जाएंगे राज्यपाल गवर्नर साहब। तो उनके कहने पर राष्ट्रपति, उनके कहने पे या राष्ट्रपति के कहने पर वो चाहे तो स्पेशल प्रकार का वो ऑडिट करवाने की शक्ति भी किनके पास होती है? कैग के पास होती है। वो राष्ट्रपति को उस प्रपत्र के निर्धारण के संबंध में सलाह देता है जो केंद्र और राज्यों के खाते में रखे जाएंगे। सिंपल सी बात है, वह केंद्र के खाते के संबंध अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, और जो भी खर्चा उर्चा हुआ है, जो भी खर्चा, जिस प्रकार का भी खर्चा हो, कुछ ऐसे भी खर्च होते हैं जैसे कि अब जैसे कि NIA हो गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हुआ, तो ये हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर खर्च कर दी है। तो कभी कभार ऐसा देखा गया है कि ऑडिट जो मतलब होती है, तो ये NIA की ऑडिट नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ जगह पे रेस्ट्रिक्शन में रहता है, क्योंकि अब NIA के कौन से मेंबर कौन से मुल्क में काम कर रहे हैं, क्या खर्च हो रहा है। अब देखिए कोई जासूस अगर पाकिस्तान में काम कर रहा है हिंदुस्तान का, और NIA वहाँ पे उसको डिप्लॉय करके रखी हुई है, और उसके ऊपर साल का देखा जाए तो 1 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है उस इंसान पे, तो NIA कभी भी ऑडिट नहीं करने देगी अपने यहाँ कि भाई कौन आदमी को मैं कितना पैसा दे रहा हूँ। वो बस NIA एक डेटा रिपोर्ट बना देगी कि भाई देखिए पाकिस्तान में मेरे 10 जासूस हैं, सोवियत यूनियन में 4 जासूस हैं, अमेरिका में 50 जासूस हैं, चाइना में 100 जासूस हैं, और उन पे इतना मेरा खर्च हो रहा है, और वो ये खर्चा बता देगी, उसके अलावा कुछ नहीं। कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी इनके पास होती है। वह राज्य के खातों के संबंधित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। स्टेट में कैग राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा, और सेंट्रल में किसके पास? प्रेसिडेंट साहब के पास करेगा। लेकिन राज्यपाल लास्ट में घुमा के प्रेसिडेंट साहब के पास ही भेजेंगे जिस भी रिपोर्ट को भेजना है।
सीएजी संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक मित्र और दार्शनिक के रूप में भी काम करता है। देखो अब इस चीज को, ये लाइन को ध्यान से समझना। जो लोक लेखा समिति होती है उसके मार्गदर्शक, अब वो गाइड करेगा भैया कि आगे खर्चा जो होना है उसमें किस प्रकार के टिक्का टिप्पणी करना है, फ्लैगिंग क्या करना है वो बताएगा। मित्र मतलब कि देखो, मित्र मतलब मित्र किसे कहते हैं, जो कि अच्छे और बुरे वक्त दोनों काम आ सके। तो जो भी जैसे कि अब डिफिसिट में चली गई कंट्री, अब कोरोना महामारी आई थी, वैसे डिफिसिट में गई नहीं तो डेफिसिट में चली गई, तो उस समय में वो सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं, वैसे होगा नहीं ऐसा। और दार्शनिक मतलब किसी प्रकार के फिलॉसफी वगैरह जरूरत पड़ती है तो वो दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट के साथ साथ हमारे पार्लियामेंट को भी। सीएजी और लोक लेखा समिति का पीएससी देखिएगा। पीएससी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बनाई गई एक संसदीय अस्थायी समिति है। सीएजी ऑडिट रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकार में पीएससी को सौंपी जाती है। सिंपल पढ़ लीजिए एक बार। केंद्र स्तर पर इन रिपोर्ट को सीएजी द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, जो उन्हें संसद में रखने के लिए तैयार करता है। वह समिति के कार्यों को, गवाहों को स्पष्ट करने और सरकार की कार्रवाई को समिति के सामने स्पष्ट करने में मदद करता है। ठीक है। न्याय की स्थिति में कभी कभी दो भाषाएं और अनुवादक भी होती है, जो राजनेताओं को अधिकारों के विचार समझाती है, और इसके विपरीत। देखो इस वाले पॉइंट में क्या कहा गया कि देखो किसी प्रकार का मिसकन्फ्लिक्शन हो, अगर बाय द वे ऐसे विचार दिमाग में आ रहे हैं जिस चीज़ को सरकार समझ नहीं पा रही, तो उस जगह पे वो चाहे, या फिर देखो ये कहाँ पर आता है, तो ये हमारे संसद भवन में आता है, हाउसेज में, अपर हाउस या लोअर हाउस में। तो हो सकता है किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वो चाहे तो वहाँ पे आकर के समझा भी सकता है कि देखिए फलां चीज़ हुआ था, इसलिए इस रिपोर्ट को मैंने डाला है। सीएजी की जिम्मेवारी यहीं खत्म नहीं होती। अब इनकी जिम्मेवारी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, उसे यह देखना होता है कि द्वारा सुलझाई गई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है। अब देखो जैसे कि फिनेंशियल ईयर 2021 में क्या हुआ कि अब एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ कि अगस्टा वेस्टलैंड से कुछ एयरक्राफ्ट खरीदने थे, जिसमें मोर देन नीडेड, जैसे कि 200 करोड़ रुपए खर्च करने थे और 250 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। तो अब सरकार के पास तो खर्च कर दिए, अब रिपोर्ट बना दी हमारी कैग ने कि भाई ये एक्स्ट्रा पैसा 50 करोड़ खर्च हुआ, तो इसके लिए सुधारात्मक कार्रवाई की गई है अगले साल की नहीं। अगले साल डिफेंस में या फिर से 250 करोड़ खर्च कर दिया गया है, इस चीज को वो चाहे तो गवर्न कर सकते हैं। और इस मामले में भी वो पीएससी को रिपोर्ट करता है, जो भी हुआ, जो भी पीएससी को रिपोर्ट होता है वो उसी मामले में वो कर देते हैं। नेक्स्ट है चुनौतियां और अवसर। वर्तमान समय में लेखा परीक्षा जटिल होती जा रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के रूपों का पता लगाना अत्यंत कठिन है। देखो हिंदुस्तान में बहुत सारा जगह ऐसा देखा गया है कि जो नेता लोग को हमारे मतलब प्रेसिडेंट साहब भेजते हैं दूसरे कंट्री बिजनेस करने के लिए, वो जैसे कि अब इमेजिन करो रूस से कुछ वेपन्स खरीदने हैं, और जिस मतलब जिस व्यक्तियों को, जिन व्यक्तियों को भेजा गया रसिया करने के लिए, तो वहाँ पे दो कंपनी थी, एक्स और कंपनी वाई। वह एक्स कंपनी 100 करोड़ रुपया घूस दे देती है कि इनको, उन व्यक्तियों को जो हिंदुस्तान से गए कि भाई मेरे यहाँ का बिजनेस करा दो, जो 10,000 करोड़ का टेंडर पास होगा तो मैं आपको 100 करोड़ दे दूंगा। और वाई कंपनी 1 रुपया भी नहीं दे रही थी, तो उस केस में क्या होगा, जो हिंदुस्तान से AB नाम का व्यक्ति गया हुआ है, डिप्लोमेट गया हुआ है, वो फेवर कर देगा एक्स का और 100 करोड़ उसके जेब में चला जाएगा। तो इसीलिए भी ऐसा क्या गया है कि उनको चुनौती इस प्रकार की आती है, क्योंकि भ्रष्टाचार और कुप्रशासन भी कहीं कहीं काम करता है। वो देखो कैग नॉट ओनली दूसरे कंट्री में ही वर्क करती है इंडिया के बिहाफ पे, तो इंडिया का जो काम हुआ, बल्कि वो हिंदुस्तान में भी ऐसा देखती है। कभी कभार ऐसे देखा जाता है कि कोई ऐसे टेंडर लेने वाले होते हैं जो कि अपना बेनिफिट देख करके सरकार का लॉस करा देते हैं, तो उस जगह पे भी उनको चुनौतियां आते रहती हैं। केंद्र और सरकार राज्य सरकार पर कड़ी नजर रखने के लिए ऐतिहासिक कार्य के अलावा सीएजी अब सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP परियोजना को ऑडिट कर रहा है। तो कैग अब क्या किया है ना कि अब जैसे कि छोटा मोटा टेंडर जो स्टेट वगैरह में लिया जाता है, ब्रिज बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, जैसे कि स्टेशन बनाने के लिए, एरोड्रम बनाने के लिए, तो उस जगह पे भी कैग अब ऑडिट रिपोर्ट करती है। और कैग में याद रखिएगा, कैग को जहाँ पे डाउट लगता है तो वो अलग अलग जगह के लोगों को ऑडिट करने के लिए भेजती है। और जरूरी नहीं है कि जैसे बिहार में कोई, जैसे बिहार या उत्तर प्रदेश में कोई फला व्यक्ति, एक्स नाम का व्यक्ति गया ऑडिट करने के लिए, दोबारा वही जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। इसीलिए जो
भ्रष्टाचार है, इसमें भी थोड़ी बहुत कमी आती है। इस संदर्भ में भारत सीएजी अचानक अभूतपूर्व अवसर और चुनौतियों के बीच में आ गया है। अब ये भ्रष्टाचार के ही कारण हुआ है। सीएजी की नियुक्ति के लिए न तो संविधान में न ही कोई कानून में कोई मानदंड या प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अब कैग कैसे बनाए जाएंगे, इसके लिए कोई स्पेशल वहाँ पे बात नहीं लिखी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। बस ये लिखा गया कैग होगा, अब कैसे होगा, क्या होगा, 48 से 51 के बीच में वो सब मेंशन नहीं किया गया। कैग के पास किसी सरकारी कार्यालय का निरीक्षण करने और किसी भी खाते को कॉल करने का अधिकार होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके अलावा आमतौर पर अत्यधिक देरी और अधिक बार नहीं, महत्वपूर्ण दस्तावेजों की संपूर्ण आपूर्तिपूर्ण ऑडिट कार्यक्रम के अंत में उन महत्वपूर्ण अभिलेखों के सार्थक ऑडिट में बाधा डालने के एकमात्र उद्देश्य से की जाती है। देखो इसका कहने का अर्थ क्या है कि जो भी इम्पोर्टेंट ऑडिट्स वगैरह होती हैं हमारे, उसमें देखा जाए तो अगर लेट हो रहा है या फिर ऑडिट जो कराना है वो समय पे नहीं हो रहा है, तो उस समय में जो भी बाधा वगैरह होती डाली जाती है, तो उसके लिए भी, उसके अगेंस्ट भी जा करके कैग फाइल कर सकता है कोई भी चीज़। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत 1 महीने के भीतर सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक के अधिकार के तरह, अब देखो आरटीआई एक्ट 2005 में पास किया गया था, आपको पता होना चाहिए, और इसमें कहा गया था 1 महीने के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी। लेखा परीक्षक को 7 दिन के भीतर प्राथमिकता के आधार पर अभिलेखों तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा न करने पर विभागों के प्रमुखों को उन परिस्थितियों की व्याख्या करने की आवश्यकता होनी चाहिए जिसके कारण देरी हुई। तो ये तो ऑलरेडी आरटीआई एक्ट के तहत लिखा भी हुआ है, जिसमें लेकिन एक और चीज़ है कि आरटीआई में 30 दिनों के अंदर आपको देना है, 30 वर्किंग डेज के अंतर्गत, लेकिन जो कैग होते हैं ना उनको 7 दिन के अंदर इंपॉर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट है 2015 में संसद और राज्य सरकार, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के विधायकों के पीएससी के एक अखिल भारतीय सम्मेलन ने सीएजी की पूर्ण स्वतंत्रता की आवश्यकता पर चर्चा की, जिसके तरह यूके और ऑस्ट्रेलिया की तरह पीएससी का एक हिस्सा बन गया। इसने सीएजी की नियुक्ति से पहले अध्यक्ष पीएससी के साथ साथ पूर्व परामर्श करने का भी आह्वान किया, और इसके परिणाम स्वरूप सीएजी अधिनियम में इस आशय पर का संशोधन करने की आवश्यकता है। कम कार्यकाल, नेतृत्व की निरंतरता की कमी और विशेषज्ञता के नुकसान के कारण संस्थान की स्वतंत्रता और उचित कामकाज में बाधा के रूप में काम करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूके की सीएजी और यूएस के नियंत्रक जनरल का कार्यकाल 10 और 15 साल का। हिंदुस्तान में 6 साल या 65 साल, जो भी पहले पुर जाए, लेकिन यूके और यूएस में अलग है, 10 और 15 साल कम से है। संघ और राज्यों के खातों की लेखा परीक्षा का कार्य वास्तव में IAND के अधिकारियों और कर्मचारी द्वारा किया जाता है। हालांकि यूके में नेशनल ऑडिट ऑफिस के मुकाबले भारत में IAND के काम में कोई वैधानिक मान्यता नहीं दी गई है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको बस एक बार पढ़ लेना है, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब क्या है इसमें, क्या क्या विनोद राय एक पूर्व सीएजी थे, वो क्या कुछ सुझाव वगैरह दिए हैं। वैसे और भी, जैसे अगर आप मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप ये वाली बुक पढ़िएगा, एप्पलबाइज क्रिटिसिज्म भी आता है इसके तहत। एप्पलबाइज क्रिटिसिज्म पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे कुछ ऐसे चीज़ बताए गए हैं जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताता है कैग के पोस्ट को, तो उन चीज़ों को भी हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन वैसे जो अभी पूर्व के सीएजी थे विनोद राय, उनके द्वारा कुछ सुधार है, उनको हम लोग देख लेते हैं। सभी निजी सार्वजनिक भागीदारी, जो PPP होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है, पंचायती राज संस्थानों और सरकार द्वारा वित्त पोषित समितियों को सीएजी के दायरे में लाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शासन में परिवर्तन के साथ तालमेल रखने के लिए सीएजी अधिनियम 1971 में संशोधन किया जाना चाहिए। मुख्य सार्थक आयुक्त के चयन की तर्ज पर एक नया सीएजी चुनने के लिए एक कोलेजियम प्रकार का तंत्र होना चाहिए, ये भी डिमांड है। सीएजी के सतत विकासों के लिए कार्यान्वयन और वस्तु एवं सेवा कर जैसे मुद्दों की लेखा परीक्षा के लिए खुद को तैयार करना होगा। ये सब नए चेंजेस को जो करना है, जो सुधार होना चाहिए। बिग डेटा क्रांति के मद्देनजर सीएजी 2016 में एक बड़ी डेटा प्रतिनिधि नीति के साथ सामने आया। दिल्ली में डेटा प्रबंधन और विश्लेषण के लिए एक केंद्र का भी स्थापना किया गया है, 2016 में ये चीज़ को हुआ है। 2017 में भारत की सीएजी ने राष्ट्रमंडल महालेखा परीक्षक सम्मेलन की मेजबानी की है। सार्वजनिक लेखा परीक्षक और पर्यावरण लेखा परीक्षक में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना सम्मेलन के 2 विषय थे। सम्मेलन के सार्वजनिक लेखा परीक्षक में क्षमता विकास के लिए राष्ट्रमंडल देशों के बीच भागीदारी का
बढ़ावा देने की भी मदद की है। CAG ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का सफलतापूर्वक ऑडिट किया, जिसमें विविध और जटिल ऑपरेशन शामिल है। यह भारतीय CAG का विश्वसनीय दर्शाता है। देखो, अब संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट्स का भी जो मुख्यालय था ना, वहाँ पर भी ऑडिट हिंदुस्तान कर चुकी है। और ये ट्रस्ट है। देखो, अब वहाँ कुछ ना कुछ उनको डाउट लग रहा था, अपने जो ऑडिट करने का उनका डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान से ऑडिट कराया था। और कहीं ना कहीं से वो बेनिफिशियल रहा। और साथ साथ में ट्रस्ट कितना करते हैं हिंदुस्तान के कैग पर अमेरिका वाले, इस चीज़ को भी दर्शाता है। अब देखिए, अगर हम यहाँ तक वीडियो को देख गए हैं तो मैं आपको बता दूं, ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग कुछ भी समझ नहीं पाए, थोड़ा सा भी उनको समझ में नहीं आया। यहाँ से हम उस चीज़ों को आपको बताने वाले हैं। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी नहीं समझ में आया तो यहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं।